आज जो हम बात करने वाले हैं बेटा वो है टॉपिक मूलों की स्थिति। क्या है? मूलों की स्थिति। मूलों की स्थिति। मूलों की स्थिति को अपन क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इसे लोकेशन ऑफ रूट्स। मूलों की स्थिति या लोकेशन ऑफ रूट। मूलों की स्थिति या लोकेशन ऑफ रूट को अपन ऐसे समझ सकते हैं कि हमें द्विघात दी जाएगी और उसकी शर्त यह होगी कि आपके दोनों मूल धनात्मक हो या आपके दोनों मूल ऋणात्मक हो या आपका एक मूल धनात्मक हो एक मूल ऋणात्मक हो या आपके दोनों मूल किसी अंक से बड़े हो छोटे हो और उसकी वजह से हमें पैरामीटर्स जो ए होता है अपना या जो उसके अंदर पैरामीटर्स होते हैं उनके मान हमें निकालने आए। उनके लिए हमें शर्तें बनानी पड़ती है। अगर आपकी किसी द्विघात का मूल धनात्मक होगा तो उसके लिए कंडीशंस क्या हैं, तो वो हमको देखना है। और उनको देखने के लिए उनकी जो स्थिति के बारे में हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कहां पर? लोकेशन ऑफ रूट्स में। अब देखिए पूरी द्विघात को अगर अपन समझें तो द्विघात है क्या? द्विघात का मतलब है कि हम उसके मूल, अगर उसका हल करोगे आप तो उसके मूलों के बारे में बात कर रहे हो। अब मैं आपको मूलों की स्थिति के हिसाब से आपका आलेख बना के दिखाऊंगा और उन्हीं आलेख के हिसाब से हमें शर्तें निकालनी है। तो कई बच्चे जो इस पूरे टॉपिक को पढ़ते हैं वो क्या करने की कोशिश करते हैं, जो आपने बचपन में किया था, कक्षा 10वीं में किया था, 9वीं में किया था कि मैंने आपको एक शर्त लिखाई और उसकी एक जो अपनी जो कंडीशंस बन रही हैं, ठीक है, वो कंडीशन है, वो बच्चे रटने की कोशिश करते थे। आप क्या करेंगे? ये रटने की जगह इन्हें समझेंगे और एक बार अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर आपको किसी भी शर्त को या किसी भी कंडीशन को बनाते वक्त आपको ज्यादा सोचना नहीं है। आप पेपर के अंदर भी विद इन 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर वो कंडीशन लिख सकते हैं कि हाँ ये कंडीशन हुआ करती थी। अब ये कैसे समझा जाएगा और इसमें क्या होता है, चलिए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली कंडीशन जो अपन बात कर रहे हैं बेटा उसके अंदर मूलों की स्थिति में, वो पहली कंडीशन है हमारी द्विघात के दोनों मूल धनात्मक हो। दोनों मूल धनात्मक है। बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा द्विघात अपन कौन सी ले रहे हैं बेटा? ध्यान रखना, हम द्विघात ले रहे हैं a² + bx + c = 0। यही हमारी द्विघात है। कंडीशन आपके मन में आ गई है, a ≠ 0 और a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये आपको पता है। ठीक है, अब इसमें पहली शर्त मैंने ये रखी है कि दोनों मूल क्या हो? धनात्मक हो। दोनों मूल धनात्मक है। अब अगर किसी द्विघात के दोनों ही मूल धनात्मक हैं, देखो मैं क्या करता हूं, एक और चीज आपके लिए आसान करता हूं। अपन ये पूरा जो लोकेशन ऑफ रूट पढ़ते हैं वो सबसे पहले पढ़ते हैं किसके लिए? ए धनात्मक के लिए। ठीक है, जब इसका ए धनात्मक रखे ताकि ग्राफ हमें क्लियर हो जाए। ए धनात्मक पढ़ने के बाद अपन बाद में आकर के ये देखेंगे कि यदि ए ऋणात्मक हो जाएगा तो कंडीशंस को कैसे हल करना है। पर अभी जो अपन केस ले रहे हैं वो सिर्फ एक का केस ले रहे हैं, क्या कि ए हमेशा क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। अगर ए धनात्मक है आपका द्विघात का तो ये कंडीशन है कैसे चलेंगी ये हमको अब समझना है। अब ए धनात्मक हो गया और आपने कंडीशन बोली है मेरे से कि सर दोनों जो मूल है मेरे वो धनात्मक है। अच्छा, ए धनात्मक का मतलब क्या हुआ बेटा? कि जो परवलय आपका बनेगा, ग्राफ जो बनेगा वो कैसा होगा? वो परवलय ऊपर की ओर खुलेगा, यानी ओपनिंग अपवर्ड आएगा। ये बात क्लियर? यानी ए धनात्मक देने के पीछे मेरा मकसद क्या था कि वो ए जो आपका आलेख बने वो आलेख कैसा हो? ऊपर की ओर खुलता हुआ हो। पहले अपन उसी को समझेंगे आराम से। जब वो समझ में आ जाएगा तो फिर हम उसके स्पेशल केसेस की तरफ चलेंगे कि भाई वो अगर ये धनात्मक भी हो गया ऋणात्मक भी होगा तो क्या होगा। उसमें कोई विचार नहीं करना है आपको सिर्फ अभी ये विचार करना है कि ए धनात्मक है तो क्या है। जब ये समझ में आ जाएगा, फील कर लेंगे इसको हम अच्छे से, तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं, इनकी कंडीशनें कैसे भी बना सकते हैं। अब देखो दोनों मूल धनात्मक है और आपका वक्र जो परवलय जो होगा बेटा वो परवलय में दोनों मूल अगर धनात्मक आने हैं तो क्या होगा? ये आपका x एक्सिस है, ये आपका बेटा y एक्सिस है। ठीक है ना, ये x एक्सिस और y एक्सिस हो गया। मैंने कहा आपके दोनों ही मूल कैसे हैं? धनात्मक। दोनों मूल धनात्मक है, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि वो दोनों मूल बराबर हैं या दोनों मूल भिन्न भिन्न हैं। मैंने सिर्फ क्या बोला कि दोनों मूल धनात्मक है। अब दोनों मूल धनात्मक में हो सकता है कि आपका जो आलेख हो वो ऐसे आए और मूल कहां होते हैं? जहां वो x अक्ष को काटता है। तो ये दोनों मूल है अल्फा और बीटा। जहां पर आपने अल्फा और बीटा डाला तो आपका y का मान 0 हो जाएगा, तो आपकी ये समीकरण प्राप्त हो जाएगी आपको। आप बोल रहे हो कि दोनों मूल कैसे होने चाहिए? धनात्मक।
ए धनात्मक होने की वजह से आपका आलेख ऐसा आएगा। इसका मतलब दोनों जो आपके ग्राफ जो एक्स अक्ष को 2 बार काटे, वो दोनों किधर काटे? मूल बिंदु से राइट साइड में काटे, तभी तो इस अल्फा का मान धनात्मक आएगा और इस बीटा का मान भी धनात्मक आएगा। ये बात क्लियर हुई। ये तो कौन सा ग्राफ हुआ बेटा? ये वो ग्राफ हुआ जिसमें हमने क्या बोला है कि आपके जो दोनों ही मूल हैं वो कैसे हैं? धनात्मक हैं। अब एक केस और ये भी बन सकता है कि आपके दोनों मूल धनात्मक हो और ये टच करके चला जाए ग्राफ। ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि अल्फा बराबर बीटा आ जाए और दोनों के दोनों मूल कहां टच कर रहे हैं? धनात्मक एक्स अक्ष को टच कर रहे हैं। तो ये कंडीशन भी इसी के साथ चलेगी। मुझे पता नहीं है कि ये इसकी बात कर रहा है या वो इसकी बात कर रहा है। दोनों कंडीशनों में मुझे अभी श्योर नहीं है। मुझे तो सिर्फ उसने क्या बोला कि आपके बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, दोनों मूल जो है वो धनात्मक है। तो मेरे हिसाब से ए धनात्मक के 2 ही ग्राफ है और वो इसी स्थिति में रहेंगे, तभी अपना सिचुएशन बनेगा। बोलो यस और नो? ठीक बात। अब इसकी को देख करके हम ग्राफ की कंडीशंस लिखने की कोशिश करते हैं बेटा, ठीक है ना। अब ये ग्राफ की कंडीशन देखो। सबसे पहली कंडीशन जो बनाई जाएगी पूरे लोकेशन ऑफ रूट में यानी मूलों की स्थिति में, वो पहली कंडीशन हम बनाएंगे डी की, यानी विवेतीकर की। तो पहली कंडीशन जब आप बनाने जाओगे इस ग्राफ की, तो फर्स्ट कंडीशन हम किसके बारे में बात करने वाले बेटा? हर बार डी की। अब देखें, ये वाला जो ग्राफ है आपका, जो व्हाइट वाला ग्राफ है, यानी ये जो पार्ट है आपका, इस ग्राफ को अगर आप देखें तो ये कितनी बार काट रहा है? एक्स अक्ष को 2 अलग अलग बिंदुओं पे काट रहा है। यानी मुझे एक्स अक्ष में एक्स के 2 अलग अलग मान प्राप्त हो रहे हैं, जो कि मेरी द्विघात को क्या करेंगे? शून्य करेंगे। यानी दोनों मूल वास्तविक भी आ रहे हैं और भिन्न भिन्न भी आ रहे हैं। यानी ये जो ग्राफ है मेरा, वो d > 0 का ग्राफ है बेटा। और ये वाला जो ग्राफ है जो टच करके जा रहा है, उसी हिसाब से वो d = 0 का है। पर चूंकि मुझे पता नहीं है कि ये कंडीशन कौन सी वाली एक्सेप्ट होगी, तो मैंने यहां पर पहली कंडीशन जो बनाई, क्योंकि दोनों आलेख बने हैं, इसलिए मैंने लिख दिया d > 0। मैं श्योर हूं, क्योंकि या तो ये ग्राफ बनेगा या तो ये ग्राफ बनेगा। तो मैंने उन दोनों ग्राफों को एक साथ सम्मिलित किया और मैंने बोला कि इसका जो केस बनेगा वो क्या बनेगा? d > 0 का ग्राफ बन जाएगा। ठीक बात। अब ये पहली कंडीशन हुई। अब दूसरी कंडीशन पे चलते बेटा। दूसरी कंडीशन जब भी आप बनाओगे, वो कंडीशन होगी आपकी किसकी? -b/2a की। ये मैं आपको बता रहा हूं, इसी ऑर्डर में ये कंडीशनें बनेगी हर बार। हम जितने भी लोकेशन ऑफ रूट के केसेस पढ़ेंगे, उन सारों में पहला d होगा, दूसरा -b/2a ही होगा। अब -b/2a क्या है? देखा जाए तो ये हमारा परवल है, इसका शीर्ष क्या होगा बेटा? -b/2a और माइनस का d/4 है। इस वाले परवलय का शीर्ष भी क्या होगा? -b/2a और माइनस का d/4 है। दोनों का तो एक ही है, -b/2a और माइनस का d/4 है। ठीक है, ये दोनों का शीर्ष निश्चित है कि यही है। अच्छा, शीर्ष का x निर्देशांक ही -b/2a है। शीर्ष का x निर्देशांक ही क्या है? -b/2a है। अब जरा x निर्देशांक कहां होगा? x निर्देशांक x अक्ष के सापेक्ष आएगा। और हम कौन से x अक्ष पर हैं? धनात्मक पर या ऋणात्मक पर? तो आप बोलोगे जो शीर्ष आ रहा है सर, वो शीर्ष का जो x निर्देशांक है वो धनात्मक x अक्ष की ओर है। तो मैं क्या बोलूंगा? इसका मतलब आपका x कोऑर्डिनेट जो है, इसको x कोऑर्डिनेट को बेटा हम हिंदी में भुज भी बोलते हैं। इसको x कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं? भुज। और इसको हम बोलते हैं कोटि। ठीक है, ज्योमेट्रिकली इनका जो वर्ड का नाम है वो भुज और कोटि। इंग्लिश में इनको एब्सिशा और ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट नहीं ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो भुज और कोटि। तो आपका जो भुज है यानी जो x का निर्देशांक है, वो क्योंकि धनात्मक x अक्ष की ओर है, तो इसका कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा। तो आप बोलोगे कि सर डायग्राम में देखा कि वर्टेक्स जो आपका है वो किधर है? धनात्मक x अक्ष की तरफ है। तो आपका -b/2a > 0 आएगा। ये भी बात क्लियर हो गई। -b/2a कैसा आ गया? > 0 आ गया। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन पर अपने। अब नेक्स्ट कंडीशन यानी जो थर्ड कंडीशन है वो क्या है निकालनी है? वो आपको हर बार निकालनी है f की वैल्यू। अब देखिए यहां पर अगर आप पूरे x अक्ष पर देखेंगे तो आपको अंक सिर्फ एक ही दिख रहा है, जो नंबर आपको पता है। अल्फा आपको पता नहीं है, बीटा आपको पता नहीं है, -b/2a भी आपको पता नहीं है। आपको जो पता है अंक वो है ये 0 यानी मूल बिंदु। तो आपको x का एक मान तो पता है 0, तो आपको निकालना क्या है बेटा? f(0). और आप f(x) किसको इमेजिन कर सकते हैं? आप f(x) इस व्यंजक को समझे कि ये क्या लिखा हुआ है? ax² + bx + c लिखा हुआ है। तो यदि आपने x का मान 0 डाला
तो एफ ऑफ एक्स का में ये शून्य हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा, और यहां क्या आएगा बेटा, सी आएगा। तो आपने कहा एफ ऑफ 0, अच्छा अब उस पर मान कैसे निकालते थे, याद करें कि जिस नंबर को हम डालते थे उस पर हम y अक्ष के समांतर रेखा खींचते थे। तो y अक्ष के समांतर अगर मैंने रेखा खींची, यानी ये y अक्ष खींचा, तो ये देखिए दोनों आलेख को कहां काट रहा है, x अक्ष के ऊपर काट रहा है। चाहे वो आपका d ग्रेटर देन 0 वाला ग्राफ हो, चाहे वो आपका d इक्वल टू 0 वाला ग्राफ हो, दोनों ही केस में आपका जो लाइन जा रही है x इक्वल टू 0, यानी जो 0 से पास होने वाली लाइन, और y एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है वो अपने आलेख को कहां काट रही है, धनात्मक y अक्ष की दिशा में, यानी x अक्ष से ऊपर। और x अक्ष से ऊपर कैसा होता है, y धनात्मक होता है। इसका मतलब f ऑफ 0 का मान मुझे पता है क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक बात। तो आपका 3 कंडीशन है आपने निकाली, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस b बाई 2a ग्रेटर देन 0 और f ऑफ 0। अब क्या होगा बेटा, जब आप प्रश्न को हल करना शुरू करेंगे तो इसको हल करते ही आपको प्राप्त होगा आंसर नंबर 1। क्या मिल जाएगा आपको, पहला आंसर मिल जाएगा। इसको जब आप हल करेंगे तो आपको प्राप्त होगा आंसर नंबर 2, ये यानी दूसरा आंसर आ जाएगा। और f ऑफ 0 ग्रेटर देन 0 को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, आंसर नंबर 3 आ जाएगा। अब आपने इन तीनों आंसर का जो उभयनिष्ठ मान निकाला, क्या निकालना है अपन को, उभयनिष्ठ मान, और उभयनिष्ठ मान जो निकलेगा वही हमारी प्रश्न का उत्तर होने वाला है। ध्यान रखना है मेरी बात का। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, आंसर नंबर 1 का इंटरसेक्शन करना होगा आंसर नंबर 2 से, का इंटरसेक्शन करना होगा आंसर नंबर 3 से। जैसे ही आपने आंसर 1 का, आंसर 2 का और आंसर 3 का क्या कर दिया, इंटरसेक्शन कर दिया, तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा ये वो पैरामीटर का वैल्यू होगा जो प्रश्न हमसे पूछ रहा है। ये केस मैंने सिर्फ किसके लिए बनाया बेटा, ए धनात्मक के लिए बनाया। यानी हम पहले लोकेशन ऑफ रूट पढ़ रहे हैं सिर्फ एक केस के लिए, वो कौन सा है, जब ए धनात्मक है। तो आपके मन में जो बात आ रही है उसको आपको थोड़ी देर के लिए आपको होल्ड करना है कि ए धनात्मक के लिए तो हम पढ़ लेंगे सर, पर मान लीजिए ए ऋणात्मक आ गया तो हम क्या करेंगे, हम क्या उसके लिए अलग केस बनाएंगे। तो हमें अलग केस बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, यही केस काम करते हैं, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होता है। वो तब आपको समझ में आएगा मॉडिफिकेशन जब आप किसी एक के लिए, मैं चाहे तो ए ऋणात्मक के लिए भी बना के दिखा देता आपको, लेकिन अपन पहले किसके लिए बना रहे हैं, ए धनात्मक के लिए बना रहे हैं। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या बदलाव करना है जिसके लिए फिर आप इस ए से जो है इससे फ्री हो जाएंगे कि अब चाहे ए धनात्मक आए चाहे ए ऋणात्मक आए, हमको कोई टेंशन नहीं है, हमें कंडीशन पता है। क्लियर। अच्छा, ये तो आया अपना दोनों मूल धनात्मक का केस। तो 3 केस बने आपके, क्या, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस b बाई 2a ग्रेटर देन 0 और f ऑफ 0 ग्रेटर देन 0 बेटा। और इन तीनों का जो आंसर आएगा वो आंसर ही क्या होगा, वो हमारे उस पैरामीटर का मान होगा जो प्रश्न हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अब जरा इस पर एक एग्जांपल करके देख लेते हैं फटाफट से, ताकि हमें समझ में आए कि आखिर ये जो कहानी है ये सवाल कैसे बनाएगा और उसे हम हल कैसे करेंगे। ठीक, मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिया कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में ए माइनस 2 का होल स्क्वायर, सॉरी ए माइनस 2 इंटू एक्स या ए माइनस 3 ले लेते बेटा ना, ए माइनस 3 इंटू एक्स और प्लस ए बराबर 0 के मूल धनात्मक है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस 3 इंटू एक्स प्लस ए बराबर 0 के मूल धनात्मक है, तब ए का मान ज्ञात करें। तब ए का मान ज्ञात करें। ये जो ए है बेटा, ये ए ही पैरामीटर है। पैरामीटर क्या होती है, एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो वैसे तो उसका मान बदलता रहता है शर्तों के अनुसार, लेकिन किसी एक विशेष शर्त में उसका जो मान होता है वो निश्चित होता है, यानी वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है। यानी अगर आपने कंडीशन सॉल्व कर दिया तो जो आंसर आया वो उस टाइम पर ए क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। अदरवाइज वो क्या है, मान अलग अलग ले सकता है, इसलिए इसको हम कांस्टेंट ना बोल करके क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है,
अब हमसे प्रश्न बोला गया कि इस समीकरण के मूल जो है वो धनात्मक है, तब ए का मान ज्ञात करो। प्रश्न ने कहीं नहीं बोला कि दोनों मूल के मूल धनात्मक है, का मतलब कि अब आप उसको स्पेसिफिक कर ले कि दोनों मूल धनात्मक है, तब ए का मान ज्ञात करें। पर उसने यह नहीं बताया कि मूल समान है तथा भिन्न है। ठीक है। दूसरा, मैंने अपने आप को बचाने के लिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दिया है? अभी 1 दिया है, क्योंकि मैंने ए पॉजिटिव का ही केस पढ़ाया बेटा, है ना। अब यह प्रश्न आया तो इसको हल कैसे करेंगे? हम ऐसे नहीं कि हमें कंडीशनें याद करनी है। ए धनात्मक है, इसका मतलब आलेख कैसा बनेगा? ऊपर की ओर खुलेगा, पक्की बात। अगर आलेख ऊपर की ओर खुलेगा और दोनों मूल धनात्मक है तो मैं फिर से डायग्राम ही बनाऊंगा बेटा। मैंने डायग्राम बनाया, मेरा ये एक्स अक्ष आ गया, ये वाई अक्ष आ गया, दोनों मूल धनात्मक है तो ग्राफ एक तो ऐसा जाएगा और दूसरा आलेख निश्चित तौर पे ऐसे ही जाने वाला है बेटा 100%। इन दोनों का ही जो शीर्ष है वो आएगा -b/2a और माइनस का d/4a, है ना। यहां -d/4a से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, ये आ गया -b/2a और -d/4a। आपने पहले डायग्राम बनाया, देखो मैं पूरी की पूरी स्थिति समझा रहा हूं कि ये कैसे हल होता है। जो प्रश्न में दिया उस स्थिति के अनुसार हमने आलेख बनाया, और जितने आलेख बना सकता हूं पॉसिबिलिटी वो, तो मैंने कहा दोनों को धनात्मक रखना है तो एक अल्फा यहां आ गया, एक बीटा यहां आ गया, अलग अलग, यहां अल्फा बराबर बीटा आ गया, ये भी क्लियर हुआ। अच्छा, d>0 का भी ग्राफ बना लिया मैंने और d=0 का, तो जो मेरी पहली शर्त है वो कहेगी कि d क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमको किसके बारे में देखना है? इसके बारे में देखना है। तो इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा? a-3 का होल स्क्वायर -4a ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जब इसे हल करेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर -6a + 9 माइनस का 4a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और देखिए क्या बन गया है ये, a स्क्वायर -10a + 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर से क्या बना? ए में रैशनल इनइक्वेशन यानी परिमेय असमीकाएं। तो मैंने आपसे क्या बोला था कि कई सारे लोगों की कहानी ये होती है कि परिमेय असमीकाएं जब सिलेबस में नहीं है तो पढ़ा क्यों रहे? वो इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि वो आपका बेसिक टूल है इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए। वहां मैं बहुत बार मैंने आपको ये बोला था कि देखिए ये किसी सिलेबस में नहीं लिखा हुआ कि रैशनल इनइक्वालिटी आप पढ़ो, लेकिन जब हम प्रश्नों को हल करते हैं तो हमें परिमेय असमीकाओं की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए स्टार्टिंग में जब मूलभूत गणित पढ़ाया गया था तो उसके अंदर परिमेय असमीकाओं को अच्छे से समझाया गया था, और उसमें हमने तो बहुत एक्सट्रीम लेवल तक की परिमेय असमीकाएं हल करी थी। यहां तो जो आती हैं वो बहुत छोटी छोटी सी आती हैं, ठीक है ना, लेकिन मेथड वही है। अब इसको अपन कैसे करेंगे बेटा? इसको लिखूंगा मैं क्या, इसके फैक्टर कर लेता हूं, तो आएगा फैक्टर a-1 a-9 और ये आ जाएगा बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां से अपन क्या करें, इसके शून्य निकालते हैं तो 1 आएगा और 9, ये दोनों राइट और राइट, फिर यहां लिख लें 1, यहां लिख लें 9, ये आ गया शून्य, ये शून्य, प्लस माइनस प्लस, क्योंकि हमको क्या चाहिए बेटा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हम बोलेंगे a का जो मान आ गया वो आ गया -अनंत से 1 यूनियन और 9 से लेके अनंत, और ये जो आपका a का आंसर आया है ये है आपका आंसर नंबर 1। दिस इज आंसर नंबर 1, यू हैव गॉट योर फर्स्ट आंसर। अब अपना सेकंड केस पे चलते हैं बेटा। सेकंड केस हमसे क्या बोलेगा कि हम बात करेंगे किस पर? -b/2a पर। मेरी सेकंड शर्त जो हर बार बनेगी वो किसकी बनेगी? -b/2a की। अब आप सेकंड कंडीशन जब देखेंगे तो आपके बात करनी बेटा -b/2a की। -b/2a कैसा आ रहा है? धनात्मक x अक्ष की ओर आ रहा है। जो आपका शीर्ष है वो शीर्ष जो होगा वो किधर है? धनात्मक x अक्ष की तरफ है, और धनात्मक x अक्ष की तरफ है तो -b/2a को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। अब जरा -b/2a चेक कर लें इस हिसाब से, तो -b/2a क्या निकलेगा बेटा? माइनस तो है ही, और b का मान कितना है? b का मान है -a-3 अपॉन 2a यानी 2 ग्रेटर देन 0, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया आपका a-3/2 ग्रेटर देन 0, जो आपसे कहेगा कि a का मान ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, यानी a बिलोंग्स टू 3 से लेके अनंत। ये लीजिए आपका दूसरा आंसर आ गया। ये है आपका आंसर नंबर 2। ये किस स्थिति को सेटिस्फाई कर रहा है कि -b/2a कैसा हो? ग्रेटर देन 0 हो। ठीक बात। अब हम चलें अपनी तीसरी शर्त की तरफ। हमारा तीसरा शर्त हमसे क्या बोलता है? हमारी तीसरी शर्त हमसे बोलेगी क्या कि अब बात करते हैं किसकी? f(0) की। ठीक है, क्योंकि हमको एक ही अंक दिख रहा है यहां पर, नंबर, जो नंबर है, जो वास्तविक अंक है।
अंक जैसा है, मतलब ये अल्फा और बीटा भी होंगे तो अंक ही, लेकिन अभी हमें थोड़ी पता है वो क्या है, पर जीरो तो पता है कि जीरो है। तो जीरो अगर आप डालोगे तो देखो ये पहले वाले आलेख को ऊपर काट रहा है और ये दूसरे वाले आलेख को भी कहां काट रहा है, ऊपर। यानी चाहे ग्राफ आपका ये वाला रहे, चाहे आपका ग्राफ ये वाला रहे, दोनों केस में एफ ऑफ जीरो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो आपको बोलना पड़ेगा कि सर एफ ऑफ शून्य जो है वो ग्रेटर देन जीरो है। अब एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ एक्स किसको मानना होता है बेटा, आपको यही जो व्यंजक है इसी को आपको एफ ऑफ एक्स मानना है, ठीक है। तो जब आप एफ ऑफ एक्स मानोगे तो एक्स का मतलब शून्य माइनस शून्य प्लस ए और ग्रेटर देन जीरो, यानी ए का जो मान आ गया वो आ गया आपका शून्य से लेके अनंत। ये आपका आंसर नंबर 3 आ गया। अब मैंने क्या बोला था, आपके 3 आंसर्स आएंगे, आगे तीनों आंसर, ये तीनों किसके मान है, ये तीनों ही ए के मान है। और हमें क्या चाहिए, इन तीनों का उभयनिष्ठ मान चाहिए। क्या चाहिए, उभयनिष्ठ मान। तो उभयनिष्ठ मान निकालने के लिए मैंने आपसे क्या बोला कि हर बार एक ही चीज का ध्यान देंगे, संख्या रेखा माइनस अनंत से प्लस अनंत, और जितने अंक आपको दिख रहे हैं उन्हें बढ़ते हुए क्रम में लिखते चलें। तो मुझे देखो शून्य दिख गया, 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, और माइनस अनंत और प्लस अनंत तो मैंने लिख ही रखा है। अब पहला केस कहां से कहां तक जाने के लिए बोल रहा है आपको, पहला केस आपसे बोल रहा है कि आप माइनस अनंत से और 1 तक जाओ, और 1 को आपको लेना है बेटा, और अगर लेना है तो उसको मैंने क्या कर दिया, डार्क कर दिया। और फिर 9 से अनंत है तो 9 को लेना है अपन को, 9 को डार्क करके अपन ने 9 से अनंत कर दिया। ये अपनी पहली लाइन आ गई बेटा, ठीक है ना। दूसरा आंसर हमसे क्या बोल रहा है कि आप कहां से कहां तक जाओ, आप जाओ 3 से लेके अनंत तक। तो 3 पर ओपन ब्रैकेट लगाया, छोटा कोष्टक लगाया, तो 3 पर खोल दो उसको और 3 से लेके अनंत तक चले जाओ बेटा। अब तीसरा उत्तर क्या कह रहा है, 0 से लेके अनंत तक जाना है हमें, तो 0 से अनंत तक जाना है, तो ये 0 आपका यहां है और यहां से अनंत चले जाओ। अब जरा देखें, इस एरिया में 1 लाइन है, इस एरिया के अंदर 0 से 1 के बीच में 2 लाइनें हैं, 1 से 3 में 1 लाइन है, 3 से 9 में 2 लाइनें हैं, और 9 से लेके अनंत में आपके पास तीनों रेखाएं आ गई है। तो आपका जो फाइनल आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ए बिलोंग्स टू 9 लेना है, तो क्लोज ब्रैकेट में 9 से लेके अनंत। यानी आपने इस प्रश्न में ए का मान 9 या 9 से बड़ा रखा, तो इस द्विघात का जो दोनों मूल आएंगे वो दोनों ही मूल कैसे आएंगे, सदैव धनात्मक आएंगे। आप n का कोई भी मान रख ले, यहां पर आप ए का मान 9 से बड़ा कुछ भी रख ले, 9 रखेंगे तो भी आपका मूल धनात्मक आएगा, और अगर 9 से बड़े कोई भी अंक रखेंगे तो आपका मूल जो आएगा वो धनात्मक आएगा। यानी ए का मान हमने सुनिश्चित कर दिया कि 9 से अनंत के बीच में रखने पर ही ये द्विघात आपको दोनों मूल धनात्मक देगी। इसकी गारंटी नहीं है कि वो समान आएंगे या भिन्न आएंगे। अगर आप बोलते कि सर आपको तो ये भी बताना है कि दोनों मूल भिन्न भी होने चाहिए थे, तो फिर मेरा ये वाला ग्राफ नहीं बनता, फिर मैं सिर्फ ये बनाता, ठीक बात। और अगर आप बोलते कि नहीं सर हम तो चाहते हैं कि सिर्फ दोनों मूल समान भी आए, तो फिर मैं आपसे बोलता कि सिर्फ यही ग्राफ बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा। तो जो प्रश्न ने बोला है आप उसमें बिना कुछ सोचे समझे उसके हिसाब से एक आलेख बनाएंगे। उस आलेख के अनुसार आपको 3 कंडीशनों के बारे में बात करनी है, और हर बार इन्हीं 3 कंडीशनों की बात होगी बेटा। एक बात डी की होगी, एक बात माइनस b/2a की होगी, और एक बात इस f वाले रूप की होगी। बस यही 3 बात करनी है, इसके अलावा आपको कोई और बात के बारे में विचार नहीं करना है, ठीक बात।